उम्मीदवार माहौल पहुंचे कलेक्टर कार्यालय, निर्वाचन कर्मियों पर लगाए पक्षपात के आरोप। मुख्य चुनाव अधिकारी बालाघाट के नाम सौंपा ज्ञापन। श्योपुर में मतपत्र पेटी लेकर लौट रही टीम पर हुआ पथराव। मतगणना में हारे सरपंच प्रत्याशी और समर्थकों में हुआ था विवाद। आरोपी पत्थरबाजों के खिलाफ होगी कार्रवाई। कोरिया में चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति ने की प्रेस वार्ता। चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने की मांग पूरी नहीं होने पर होगी आर-पार की लड़ाई। सुजालपुर के सिविल अस्पताल में महिला चिकित्सक से हुई अभद्रता। इलाज कराने आए युवक के दोस्त ने की अश्लील इशारे। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। और सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नक्सलियों की हिंसा से तंग आकर किया समर्पण। विभिन्न नक्सली गतिविधियों में दे समर्पण। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट में सरपंच पद के प्रत्याशी के द्वारा मतदान केंद्र कोसमी के निर्वाचन कर्मियों पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है। बता दें कि ग्राम पंचायत कोसमी बालाघाट में मतगणना में धांधली के आरोप लगाते हुए सरपंच पद के उम्मीदवार ओमकार माहुले अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्य चुनाव अधिकारी बालाघाट के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत कोसमी के समस्त मतपत्रों की पुनर्गणना की मांग की है। आज ये जो कोसी पंचायत से ओमकार माहुले जी और उनके समर्थक गण कलेक्ट्रेट कार्यालय में आए थे। ये चुनाव में मतगणना के दौरान हुई विसंगतियों को बता रहे हैं कि कुछ विसंगतियाँ होंगी जिनके संबंध में लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो आज सीएसपी साहब और हमें और थाना प्रभारी साहब ने ज्ञापन दिया है और इस संबंध में ज्ञापन में चूँकि मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारी को संबोधित किया गया है, कलेक्टर साहब के नाम पर संबोधित किया गया है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को संज्ञान में लाया गया तो पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की। सर, लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन है जिसके अनुसार आगे की कार्रवाई की दृष्टि हो सकती है? इसमें मतगणना पुनर्मतगणना के संबंध में प्रावधान है, जिसका खुलासा जो है और निर्णय है कलेक्टर साहब के द्वारा लिया जाएगा। थैंक यू। बालाघाट से एक खबर जहां पर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और निर्वाचन कर्मियों पर पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवार माहुल ने ये आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मतगणना के दौरान पक्षपात किया गया है, जिसके चलते उन्होंने कलेक्टर पहुंचकर और ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जो मतपत्रों की गणना की गई थी उसे दोबारा कराया जाए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बालाघाट से श्याम सूर्यवंशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, कलेक्टर कार्यालय पहुंचे उम्मीदवार और निर्वाचन कर्मियों पर पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं, आखिर क्या था ये पूरा मामला? आपको बता दें कि ये जो ग्राम पंचायत है बालाघाट जिला मुख्यालय से लगा हुआ पंचायत है, ग्राम पंचायत कोसमी का मामला है, जहाँ पे निर्वाचन हुआ और निर्वाचन के बाद जो मतगणना होती है उसमें धांधली का आरोप लगाया है प्रत्याशी के द्वारा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं वास्तव में चूक मानी जा रही है, क्योंकि जब वहाँ पे जनरेटर था, क्या कारण था कि जनरेटर के चालन नहीं किया गया, लाइट गोल होना और 2 प्रकार की बातें करना कि आप पहले इतने वोटों से जीत गए, फिर अचानक ये बोल देना कि नहीं आप हार चुके हैं, कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में तो है। जी, तो किस तरीके का एक्शन लिया गया अभी या फिलहाल अभी कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है? अभी फिलहाल में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पे नगर पालिका चुनाव भी है जिसकी तैयारी प्रशासन कर रहा है, लेकिन कलेक्टर के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा और जो भी उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी और जो गणना की मांग है वो की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बालाघाट से खबर जहां पर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं उम्मीदवार मेहुल, जहां उन्होंने वहां जाकर दोबारा मतगणना की मांग की है। उनका कहना है कि मतगणना के दौरान धांधली की गई है निर्वाचन कर्मियों के द्वारा, जिसके चलते ये जो मतगणना है इसे दोबारा कराया जाए। श्योपुर के विजयपुर में लाडपुरा पंचायत चुनाव की मतगणना में हारे सरपंच प्रत्याशी और समर्थकों का गांव में बहाल हो गया है, जिसके बाद लाडपुरा के मतदान केंद्र से पोलिंग पार्टी और पुलिस मतपत्र पेटी लेकर लौट रही थी, जिस पर लोगों ने पथराव कर दिया, जिसको लेकर आरोपी पत्थरबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पोलिंग पीठासीन अधिकारी और पोलिंग पार्टी पूरी जब मतगणना समाप्त करके जा रही थी
तो रास्ते में उन लोगों कुछ व्यक्तियों ने सेक्टर मोबाइल पर और पुलिस की जो सेक्टर मोबाइल थी दोनों पर पथराव किया, जिससे कि सेक्टर मोबाइल के गाड़ी के कांच टूटे हैं। किसी को चोट नहीं लगी है। कोरिया जिले को विभाजित करते हुए नए जिले के रूप में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की घोषणा होने के बाद से ही चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने की मांग चल रही है। इसको लेकर चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति चिरमिरी से 35 लोगों का दल पैदल चलकर रायपुर पहुंचा और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। समिति के पदाधिकारियों ने होटल अल्बीना में आगे की लड़ाई और संघर्ष के बारे में पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें पदाधिकारियों ने बताया कि अगर चिरमिरी को जिला मुख्यालय नहीं बनाया जाता है तो हमारी समिति आमरण अनशन से लेकर हर एक स्तर पर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरेगी। हम लोग संघर्ष समिति के माध्यम से कई बार विधायक जी से भी मिले, कई बार अपनी बातों को रखे, आम जनता के पास भी रखे, लेकिन आम जनता हमारा पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। आप पत्रकार बंधु लोग भी सभी सहयोग कर रहे हैं। हमने अपने लिए जो मांग रखी है जिला मुख्यालय की, उसके लिए आज भी हम लोग प्रयासरत हैं और अपनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं हड़ताल के माध्यम से। और जब विधायक जी से मुलाकात होती है वो हमको खाली आश्वस्ति करते हैं कि एक हो जाएगा, चिरमिरी के जो भी होगा चिरमिरी के हित के लिए होगा। उसमें महापौर मैडम भी रहती हैं, दोनों जन का एक ही बात कहना रहता कि आप लोग परेशान मत होइए, चिरमिरी के लिए उसमें बहुत फायदा होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि चिरमिरी के लिए एक कोई कार्यालय की भी घोषणा, जैसे कि मनेंद्रगढ़ जनकपुर विधायक, जबकि उनका क्षेत्र नहीं है मनेंद्रगढ़, लेकिन उनने आके स्टेज में इस बात को बोला है कि जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में ही बनेगा, जबकि हमारे स्वयं के विधायक का वो क्षेत्र है, वो जाके या चिरमिरी में खड़े होकर कहीं उनने एक शब्द आज तक नहीं कहा है कि हम ये कार्यालय चिरमिरी को देंगे या जिला मुख्यालय बनेगा। सुजालपुर के सिटी शासकीय सिविल अस्पताल में पदस्थ एक महिला चिकित्सक के साथ अश्लील हरकत और अभद्रता करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पताल में एक युवक इलाज कराने आया था, जिसके साथ कुछ साथी आए हुए थे, जिन्होंने महिला चिकित्सक के साथ अभद्रता और अश्लील इशारे किए, जिसका विरोध करने के लिए महिला के चिकित्सक उन्होंने कहा कि अगर महिला चिकित्सक इसका विरोध करती हैं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा, ऐसी उनके द्वारा धमकी दी गई। घटना के बाद महिला ने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और पुलिस से इसकी शिकायत की, लेकिन शिकायत के बाद भी महज 100 किलोमीटर की दूरी होने के बाद भी पुलिस जब महिला की मदद के लिए मौके पर नहीं पहुंची तो सभी चिकित्सकों ने लामबंद होकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और शिकायती आवेदन देकर अपराधियों पर ठोस कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने अश्लील हरकत करने वाले युवक और उनके अन्य 2 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चलिए और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुजालपुर से पिंटू सोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, महिला के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, पूरा अपडेट। प्रियंका, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही एक शर्मनाक घटना हुई है। जो देर रात लगभग 12:30 बजे के आसपास सुजालपुर के सिविल अस्पताल में एक महिला चिकित्सा कर्मी जो ड्यूटी के दौरान अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसी दौरान वहां पर स्थानीय निवासी एक भोला नामक युवक आया जो अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचा था और उसी दौरान उसके साथ 2 अन्य साथी भी वहां पर उसका इलाज के लिए आए थे। तो जब ड्यूटी डॉक्टर ने उस भोला नामक युवक का इलाज करने के लिए अपने साथ अटेंडर को बुलाने के लिए कहा, तो उसी दौरान एक रोहित नाम का लड़का वहां पर आया और उसने डॉक्टर से अभद्रता करते हुए बदतमीजी से बात की, अश्लील हरकतें की। जब डॉक्टर ने उसकी इस बात का चूंकि महिला चिकित्सक थी, महिला चिकित्सक ने उसकी इस बात का विरोध किया, तो उसने महिला चिकित्सक को ये बोला कि मैडम, आपके जैसी महिला चिकित्सक जब तक अस्पताल में रहेगी तो हम आते रहेंगे, और ऐसा बोल करके इसके बारे में किसी और को ना बताने के लिए जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला गया। उसके तत्काल बाद जब महिला जो चिकित्सा कर्मी है उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया, तो उन्होंने मिलकर सुजालपुर जो कि नजदीकी पुलिस थाना स्टेशन है, वहां पे लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, वहां पर पुलिस को इस बात के लिए इन्फॉर्म किया। लेकिन देर रात में भी पुलिस वहां मौके पर नहीं पहुंची। उसके बाद सुबह तक इंतजार करने के बाद पूरे जो चिकित्सा कर्मी है उनका पूरा स्टाफ थाने पर जाकर संबंधित विषय में थाना प्रभारी से इसकी शिकायत की और आवेदन दिया। लेकिन उसके बाद भी जब जी बोले प्रियंका जी पूरी करें अपनी बात। हाँ, उसके बाद भी जब पुलिस अधिकारियों से चर्चा की, तो चूंकि वहां पर महिला पुलिस अधिकारी जो थाना प्रभारी महिला पुलिस अधिकारी है, उन्होंने बताया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद डॉक्टरों ने
जो उनके साथ जो ये हरकत की है उसकी घोर निंदा करते हुए जो आरोपी गण है उनके ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तारी की मांग की है। और ऐसा नहीं करने पर उन्होंने हड़ताल करने की चेतावनी पुलिस प्रशासन को दी थी। उसके बाद फिर काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने जो दो आरोपी है, मुख्य आरोपी जिसमें रोहित जाटव और उसके दो अन्य साथी हैं, उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294, 506 और 36 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया। इसके साथ ही डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। प्रियंका। बिल्कुल, लेकिन जैसे पिंटू हम देखते आ रहे हैं कि सरकार हो, प्रशासन हो, महिला सुरक्षा को लेकर कई वादे करते हैं और महिला सुरक्षा के प्रति कई वो निकाले जा रहे हैं, कई प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके का ये मामला सामने आते हैं उनको देखकर तो यही लगता है कि आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। हाँ बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल ये सही कहा आपने कि वर्तमान में जो सरकार है वो दुनिया भर के दावे करती है कि महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए ये वगैरह और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष दावे करती है। परंतु हम देख रहे हैं कि हाल ही में जो यह घटनाक्रम घटित हुआ, इसके पहले भी इस अस्पताल में इस तरह के बहुत सारे घटनाक्रम घटित हो चुके हैं कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कुछ लोग अपनी दादागिरी के तहत, अपनी रंगदारी के तहत चिकित्सकों को धमकाते आ रहे हैं और उनके ऊपर जानलेवा हमले भी करते आ रहे हैं। पहले भी मतलब अभी 2-3 महीनों पहले भी किसी एक चिकित्सक को इसी तरह से डराया धमकाया गया था, तो उसने मतलब अपनी जो शासकीय सेवा से इस्तीफा दे दिया था प्रियंका। तो कहीं ना कहीं वास्तव में एक प्रशासन को इस विषय में संज्ञान लेने की जरूरत है कि डॉक्टर जो कि जन सेवा करते हैं, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को माना जाता है, वह अपना तन मन लगाकर मरीज की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और इस तरह से अराजक तत्व उनके ऊपर दबाव बनाते हुए उनके साथ इस तरह की हरकत करते हैं, तो उनके ऊपर निश्चित रूप से कोई ठोस कार्रवाई होना चाहिए। प्रियंका। बिल्कुल पिंटू, जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर दूसरों को जीवन दान देते हैं, दूसरों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, आज उनका जीवन ही खतरे में पड़ा हुआ है, उनका जीवन ही आज सुरक्षित नहीं है जिस तरीके से मामला सामने आया। और हालांकि प्रशासन की भी लापरवाही साफ नजर आई है, जिस तरीके से उनकी शिकायत करने के बाद भी प्रशासन वहां नहीं पहुंचा और उसके बाद उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा, तब कहीं जाकर प्रशासन नींद से जागा। बिल्कुल प्रियंका, काफी मशक्कत करना एक डॉक्टर, मतलब डॉक्टर जो दिन रात सेवा में लगा हुआ रहता। हमने जैसे देखा कि कोरोना काल में भी डॉक्टर ने अपने परिजनों की और अपनी खुद की जान की परवाह न करते हुए एक आम आदमी की जान की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। उसके बाद भी अगर डॉक्टरों को इस तरह की सुविधाएं और सुरक्षाएं मुहैया नहीं करवाई जाती है तो कहीं ना कहीं ये वास्तव में पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल पिंटू, अब जो भी हो, हालांकि फिलहाल उन आरोपियों को तो उन्होंने गिरफ्तार कर ही लिया है पुलिस ने, देर ही सही पर कम से कम गिरफ्तार तो हो ही गए हैं वो। क्या कुछ कार्रवाई अब पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है उन पर? मैं प्रियंका बताना चाहूंगा कि अभी चूंकि ये घटनाक्रम देर रात का है और अभी जितने अपडेट खबर भारत के पास है उसके तहत तो अभी तक अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मतलब सीधी सी बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस ने अभी इतनी कोई सक्रियता नहीं दिखाई कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। सिर्फ वो भी डॉक्टरों के काफी मशक्कत के बाद, मतलब सोचो कि पूरा अस्पताल का स्टाफ अपना काम छोड़कर थाने पर, जो कि 100 मीटर की दूरी पर वहां पर आना पड़ा उसको और अपनी बात वहां पर रखना पड़ी। उसके बाद कहीं जाके पुलिस ने एक तो प्रकरण दर्ज किया, परंतु अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार ना करना कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी इसमें सामने आ रही है। बिल्कुल सही कहा पिंटू, जिस तरीके से प्रकरण दर्ज कर लिया गया है लेकिन अभी तक आरोपी फरार हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसकी कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पिंटू, बहुत शुक्रिया आपका। ये सुजालपुर से खबर, जहां हम आपको दिखा रहे थे कि एक महिला चिकित्सक के साथ अभद्रता की गई और उसकी शिकायत करने के बाद भी पुलिस वहां नहीं पहुंची और शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके बाद डॉक्टरों को मजबूर होकर वहां जाना पड़ा और शिकायत दर्ज करानी पड़ी। हालांकि उनके प्रदर्शन के बाद उन्होंने प्रकरण दर्ज कर लिया, लेकिन अभी भी आरोपी फरार हैं। सुकमा जिले में 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सलियों की हिंसा से तंग आकर समान जीवन जीने के उद्देश्य से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मिलिशिया डिप्टी कमांडर कलमू माड़ा, मिलिशिया सदस्य नुप्पू बमटी और कलमू माड़ा शामिल हैं। सभी आत्मसमर्पित नक्सली थाना कुलबगड़ी क्षेत्र में विभिन्न नक्सली गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं।
मध्य प्रदेश में इन दिनों लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं बीती रात राजधानी भोपाल सहित कई हिस्सों में लगभग 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 3 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान एचएस पांडे ने बताया कि प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग सहित अन्य जिलों में भारी बारिश का आसार है। पांडे मौसम वैज्ञानिक। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश में जो थंडर एक्टिविटी हुई और ये जो लोकल डेवलपमेंट कह सकते हैं, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में नमी और तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी थी, जिसके कारण ये सीबी वाले क्लाउड फॉर्म हुए और कई स्थानों पर वर्षा देखने को मिले। कहीं कहीं ये वर्षा के आंकड़े काफी मात्रा में हैं और भारी से बहुत भारी श्रेणी में भी आते हैं। छिंदवाड़ा के सौसर में 22 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। भोपाल विदिशा में 14 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई और ये आंकड़े गुना, सीहोर में 11 सेंटीमीटर और रायसेन में 7 सेंटीमीटर ये वर्षा दर्ज की गई है। तो मुख्यतः ये गरज चमक वाले बादल हैं और इसके कारण एक ही स्थान पे काफी मात्रा में बारिश देखने को मिली है। आने वाले दिनों में देखें तो उड़ीसा के ऊपर में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और मानसून द्रोणिका लाइन बीकानेर, सीकर, शिवपुरी, सतना, पेंड्रा रोड होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 दिन के बाद जब ये लो प्रेशर एरिया का जो असर है वो हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और इसके कारण अच्छी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश के जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में, साथ ही साथ रायसेन, सीहोर, धार, उज्जैन, मंडला, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, आगर, डिंडोरी और सागर, ये जो जिले हैं यहाँ पे कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है, जहाँ पे आंकड़े 64.5 मिलीमीटर या उससे ऊपर हो सकते हैं। भोपाल की बात करें तो दोपहर के बाद गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं और प्रदेश के शहर के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। वर्षा के 1-2 बौछारें तेज हो सकती है। पूरे देश में आज कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा अकीदन के साथ मनाया जा रहा है। वहीं जबलपुर में ईद उल अजहा के मौके पर ईद की विशेष नमाज अदा की गई। इस मौके पर जबलपुर की रानीताल ईदगाह सहित तमाम मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज मौलाना जाउल हक कादरी ने अदा कराई। हजरत मौलाना हामिद अहमद सिद्दीकी ने ईद की मुबारकबाद देते हुए पर्व को शालीनता और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। खरगोन में ईद उल अजहा के अवसर पर स्थानीय ईदगाह और शहर की विभिन्न मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इस दौरान शहर सहित पूरे देश में अमन, चैन, भाईचारा और तरक्की की दुआ की गई। कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्ष से मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह पर नमाज अदा नहीं कर पा रहे थे। आज शहर में कुर्बानी के इस त्योहार को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह से परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। ईद के पर्व को देखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोविड और वक्त के हालात के कारण 3 साल बाद मालिक ने, अल्लाह ने यह मौका अता फरमाया कि हमने ईदगाह में हमारी नमाज अदा की। हम नगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन का भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और पूरे शहर वासियों को एक बार फिर से ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। सुजालपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अमन चैन की दुआ करते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। वहीं इस नमाज की अदायगी के बाद घर घर कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। दरअसल ईद उल अजहा इस्लाम धर्म के लोगों का प्रमुख त्योहार है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रतापपुर ने थाना चंद्रवारा के पास महुआ पारा चौक पर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया है। किसानों को रासायनिक खाद उपलब्ध नहीं होने और शक्कर फैक्ट्री से गन्ना का बकाया भुगतान नहीं किए जाने का विरोध किया।
और प्रदेश की भूपेश सरकार को जगाने के लिए हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। वहीं कृषि विभाग के उप संचालक और डीएमओ ने 3 दिन के अंदर खाद उपलब्ध कराने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना स्थगित किया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नगर निगम अध्यक्ष पद की आयु सीमा घटाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने की जो उम्र तय है वही अध्यक्ष पद के लिए भी होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने अमरनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के यात्रियों को लेकर कहा कि यात्रियों के लिए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं और उन्हें हम सकुशल वापस लेकर आएंगे। इस दौरान मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में 18 जुलाई से दस्तक अभियान का आयोजन होगा, जिसमें टीकाकरण समेत बच्चों के स्वास्थ्य की सभी जानकारियां जुटाई जाएंगी। देखिए, हर समय जब कोई इस तरह की इल्ज़ाम लगाता है तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। इसका मतलब है कि यदि कहीं भी कांग्रेस का एक पार्षद भी जीतेगा, इसका मतलब कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी करवा रही है। जहां कांग्रेस हारती है तो कहती है ईवीएम में गड़बड़ी है, और कांग्रेस जीतती है तो फिर सब निष्पक्ष चुनाव हो जाते हैं। चुनाव आयोग पर इस तरह के झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करना और अपनी हार को जस्टिफाई करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। तो क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी? यदि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी चुनाव जीते हैं या कांग्रेस के बाकी विधायक जीते हैं तो क्या उन्होंने अपनी अपनी विधानसभाओं में ईवीएम में गड़बड़ी करवाई थी? इस तरह की मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता और हारी हुई मानसिकता के कारण ही कांग्रेस में दिक्कत है। ना ईवीएम में कोई गड़बड़ होती है, ना कांग्रेस किसी या ना ही चुनाव आयोग किसी तरह की किसी को साथ देता है या उसकी तरफ होता है। ये निष्पक्ष संस्था है और इस तरह की निष्पक्ष संस्था और निष्पक्ष प्रणाली पर इल्ज़ाम लगाना या उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचय है। देखिए, सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं, लगभग हर स्थिति को चुस्त दुरुस्त किया गया है। अमरनाथ यात्रा के समय जो हादसा हुआ है वह बहुत ही दर्दनाक है, पर केंद्र की सरकार हो, वहाँ की स्थानीय सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, हमने सभी से कोऑर्डिनेशन करके ये सुनिश्चित किया है कि हम रेस्क्यू कर सकें और हमारे सभी नागरिकों को वापस लेके आ सके, और उसमें हमें सफलता मिली है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।